ऊर्जा के क्रम में तमाम महत्वाकांक्षाओं के साथ आपको एनर्जी मिले, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें, ऐसी महत्वाकांक्षाओं के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। विटामिन की क्लास में ऊर्जा का क्रम चल ही रहा है और आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं अपने पोषक पदार्थों की, हम पढ़ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की चिंता हमें है और हम लोग अपने स्वास्थ्य में शामिल उन तमाम चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत है, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, विटामिन, और इसके ठीक पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कक्षाएँ आपने देख रखी हैं और अब विटामिन में जोड़ रखा हूँ आपको। बड़ा बेहतर है ये कि कभी कभार हम लोग इसे सुनते होंगे वाइटामिन्स, है ना, कुछ लोग इसे विटामिन कहते हैं, कुछ लोग वाइटामिन कहते हैं। अद्भुत है, ऐसा मत सोचना कि वो गलत कह रहे हैं, उनका भी कहना ठीक है। वो क्यों कहते हैं इस बात पर भी चर्चा मैं करूंगा। अभी हाल फिलहाल बस इतना समझें कि मैं कर क्या रहा हूँ। 1905 ईस्वी में एक कहानी से स्टार्ट कर लेता हूँ, छोटा सा। 1905 ईस्वी में, कब की बात कर रहा हूँ, 1905 की। 1905 ईस्वी में विलियम फ्लेचर नाम के एक वैज्ञानिक, विलियम फ्लेचर, ये नाम आप नोट कर सकते हैं। 1905 ईस्वी में विलियम फ्लेचर नाम के एक वैज्ञानिक ने ये बोला, क्या बोला, उन्होंने कहा कि अगर आप बिना पालिश के चावल खाएंगे, यानी ऐसा चावल खाइएगा जिसमें पालिश हो, यानी ऐसा चावल अगर आप ले रहे हैं जिसमें पालिश है और ऐसा चावल है जिसमें पालिश नहीं है। दो चावल है ना ये आपके पास, एक तो बिना पालिश किया हुआ चावल, क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, बिना पालिश किया चावल, और एक पालिश किया हुआ चावल। दो चावल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बिना पालिश का जो चावल होगा वाकई में वो पालिश किए वाले चावल से थोड़ा सा गंदा होगा, उसमें भूसी की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना। तो अगर बिना चावल यानी बिना पालिश का चावल आप लेते हैं तो विलियम फ्लेचर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को बेरी से बचाया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को बेरी नाम की बीमारी से बचाया जा सकता है। अर्थात अगर आप B1 की कमी है आपके शरीर में, विटामिन B1 की कमी है, तो आप उसे बिना पालिश का चावल खाने की सलाह दीजिए। अर्थात वो चावल ना लें कि जिसका पूरी तरीके से पालिश निकाल दिया गया हो, पालिश होना चाहिए। बिना पालिश किया चावल का मतलब वही है कि उसके साथ पालिश होना चाहिए, और पालिश किया चावल का मतलब उसके साथ पालिश नहीं रहेगा, वो उसका जो विटामिन वाला हिस्सा यानी B1 वाला हिस्सा वो बाहर चला जाएगा। ये बात तो इन्होंने बोला 1905 ईस्वी में। तो यहाँ से सुगबुगाहट तो हो ही गई, लेकिन इसके ठीक पहले भी मामला बिगड़ा था, और वो था एक चक्र के दौरान। ये मान के चलें कुछ लोग सफ़र कर रहे थे समुद्र में, कुछ लोग यात्रा कर रहे थे जलमार्ग से, बहुत पहले की बात है, वहाँ वो यात्रा कर रहे थे, 1400-1500 ईस्वी के आसपास का ये किस्सा है। और उस समय जब वो यात्रा कर रहे हैं तो उनके साथ जो कुछ भी खाद्य सामग्री थी वो थी, लेकिन वहाँ खट्टे फल पूर्णतया समाप्त हो गए थे और उन्हें काफ़ी लंबा यात्रा करना था। ऐसा कर रहे थे वो, कुछ लोगों के होंठ वगैरह फटने लगे, त्वचा पर दरारें आना शुरू हो गई, और बाद में जब उन्होंने फल प्राप्त किया और उसका सेवन किया, कुछ खट्टे फल खाए, तो वो चले गए। इसका भी एक अंदाज़ा लग ही गया था कि कुछ तो है जो हम नहीं पा रहे हैं, कुछ तो है जो हमसे खो गया है, कुछ तो है जो सच में हमसे दूर चला गया है, और वो है विटामिन सी। ये अद्भुत बात थी, इसीलिए पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले खोजी गई विटामिन, सबसे पहले खोजी गई विटामिन किसे कहा गया, खोजी गई विटामिन। तो जब ये पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए सी है। सबसे पहले इसकी खोज इसलिए हुई क्योंकि ये परंपराओं में जुड़ी रही, हमारे इतिहास में ये बात माना गया कि ऐसा हुआ था लोगों के साथ। ऐसा होने का, जब उन्होंने खट्टे फल का सेवन किया, बहरहाल उस समय किसी ने इसे विटामिन सी नहीं बोला था, लेकिन फिर भी जब ये प्रक्रिया आगे गुजर चुकी है तो इस दृष्टिकोण से लोगों ने इसे ये माना कि सबसे पहले खोजी गई विटामिन, हम लोग इसे ही कहेंगे। क्लियर है बात ना। तो ऊर्जा जहां हम देख रहे हैं कि हमने ये थोड़ा सा इनका इतिहास समझने का प्रयास किया, फ्लेचर साहब को जाना जिन्होंने ये अनुभव किया
कि अगर बिना पॉलिश का चावल कोई व्यक्ति खाए तो उसे बेरी बेरी होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर उसे पॉलिश किया हुआ चावल खिलाएंगे तो फिर तो B1 उसमें से नष्ट हो जाएगा। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन करेगा, किसी भी प्रश्न को बहुत ही हल्के में ना जाने दें, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही चालाक है, यही पूछेंगे ना फिर पॉलिश किया हुआ चावल, पॉलिश किए हुए चावल में कौन सी विटामिन नहीं होती, तो कह दो सर इसमें B1 नहीं होती है, और बिना पॉलिश का जो चावल होगा उसमें B1 की अधिकता होगी, है ना। क्लियर है बात। और अगर यहीं से चावल की ही बात कर रहा हूँ, देखना मैं चावल आपके सामने यहाँ से प्रश्न बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। एक बार एग्जामिनर ने कहा SSC CGL में गोल्डन राइस में, और ये क्वेश्चन स्टार है, ये आप इसे जान ही रहे हैं, कई बार आपके सामने खुद ही मुखातिब हुए होंगे कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन है। तो गोल्डन राइस में विटामिन पूछा गया तो जवाब हमारा आया A। जब आपसे पूछा जाएगा राइस में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में है तो उत्तर आएगा B। और जैसे ही कह दिया जाएगा कि पॉलिश किए राइस में कौन सी विटामिन नहीं होती है, तो पॉलिश किए राइस में कौन नहीं होती, B1 नहीं होती है ना। तो चावल से भी तो प्रश्न बन रहे हैं ना। फिर ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, गाजर की भी चर्चा करेंगे हम, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, कई बार आ चुकी हैं, तो इसलिए आप इस पर फोकस करें। अब हम बात करें कि सबसे पहली खोजी गई विटामिन, ये थोड़ा सा विटामिन का इतिहास, ये सारी बातें हल्का फुल्का जानी गए हम। अब हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, 1912 के दौर में आते हैं। 1912 में फंग साहब जो कि पोलैंड के थे, पोलैंड की राजधानी वारसा, यहाँ इनका जन्म हुआ था, ये बात जाने रखें। तो फंग साहब 1912 ईस्वी में इतिहास रचते हैं, इतिहास बना जाते हैं अपने दोस्त हॉपकिंस के साथ। तो नाम दो याद रखिएगा आप, एक पोलैंड का और एक फंक का और एक हॉपकिंस का, फंक और हॉपकिंस साहब, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आप जब इसका प्रत्युत्तर आप ढूंढते हैं तो कहीं खोजकर्ता हॉपकिंस को लिखा होता है और कहीं नामकरणकर्ता फंक को लिखा होता है। तो मैं उस बात को गलत साबित नहीं करूंगा। अगर खोजकर्ता की बात आ जाए और विकल्प में ये बने हैं तो इन्हें खोजकर्ता कह लीजिए और फंग को नाम देने वाला कह लीजिए। यानी विटामिन नाम किसने दिया, तो आप कह दीजिए फंग साहब ने दिया। विटामिन का नामकरण करने वाले कौन थे, तो आप कहिए सर फंग साहब हैं, और खोजकर्ता कौन है, तो हॉपकिंस साहब हैं। दोनों लोगों को साथ साथ याद रखें कि हॉपकिंस का संबंध किससे, तो विटामिन से, और आपके फंग साहब का संबंध किससे, तो विटामिन से। दोनों ही लोगों ने इस पर वो अपना कार्य प्रस्तुत किया है, अपने कार्य व्यवहार को यहाँ डाला है। तो चीज़ें वो हैं कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सच में ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, और जब हमारी ज़रूरत ही नहीं पूरी है तो फिर तो हम इस समाज में अधूरे हैं, है कि नहीं। और इसी ज़रूरत को तो पूरा करने के लिए आप लोग पूरे मनोवेग से, है ना, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी महत्वपूर्ण कक्षा का संचालन मैं कर रहा हूँ और आप इस संचालन के महत्वपूर्ण भागीदार हैं, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो फिर इस कक्षा का संचालन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब ज़रा ध्यान दें, हम बात करने वाले हैं कुछ आगे चल करके उन तमाम पहलुओं पर जो अब जरूरी है। तो खोज की बात हुई, सबसे पहली खोजी गई विटामिन की बात हो गई है, यहाँ तक तो चर्चा हो गई है। अब जरा ध्यान देना, विटामिन्स को यानी विटामिन्स को दो भागों में बांट दिया गया। एक कहा गया वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और यह भी एग्जामिनर ने कई बार पूछा। अगर आप उत्तर प्रदेश TET की तैयारी करने वाले हैं, सुपर टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे ये क्वेश्चन आपको याद आने चाहिए। हूबहू ये प्रश्न आपके एग्जामिनर ने पूछ रखा है। और आप देखिएगा अपने पेपर को रिवर्स जा करके 2013 देख लीजिए और 2017 का टेट पेपर उठा के देखिए, तो वहाँ पर विटामिन की बात कर ली गई है। वसा में घुलनशील विटामिन एग्जामिनर ने पूछ लिया, वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आज से तैयार हैं। वसा में घुलनशील और एक है जल में घुलनशील। और इसमें से हमारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ ये ज़रूर कहते हैं कि हम तो भूल जाते हैं। जल में घुलनशील, एक तो ये हमारी बीमारी है कि हम जल्दी बहुत कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ना भूलिए, ऐसे ना भूलिए किसी तथ्य को, ऐसे ना भूल जाइए किसी रिश्ते को, क्योंकि ऐसे भूल जाने से तो फिर ज़िंदगी की तमाम कठिनाइयाँ आपके सामने आई जाएंगी। क्योंकि जो भूल जाएंगे आप, वो आपसे दूर चले जाएंगे। आप किसी चीज़ को भूलें ना, और अगर भूल भी रहा है तो आप याद करें। और जहाँ तक रही बात विटामिन की, मैं इसे आपको भूलने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उस स्तर पर ले जाऊंगा कि आपको भूलने ही नहीं दूंगा। क्या आप इसे भूल जाएंगे? क्या आप अब तक इनको भूल पाएंगे? नहीं, अब इनको भी नहीं भूलेंगे। जरा ध्यान देखना,
जल में घुलनशील क्या है, कैसे याद रखोगे? मैं कहूँगा वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के, ये 4 किस्में हैं। वसा में घुलनशील हैं बाकी बचे। बाकी बचे, बचे का मतलब बी और सी। कैसे भूलोगे? बाकी बचे जल में घुलनशील हैं, तो याद रख लेना जो बचे हैं, बचे का मतलब बा से बी हो गया और सी से चा हो गया। तो बचे, जो बचे हैं इस तरीके से याद कर सकते हैं, बचे जल में। तो आप अगर ये बात याद रख जाएंगे कि बचे जल में हैं तो बाकी सब वसा में घुलनशील हैं, यहाँ कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। अब ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, आप लोग कतई गलत नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जामिनर महोदय के द्वारा तमाम एग्जामों में। अब हम बात कर लेते हैं क्रम से एक एक विटामिन की, और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं चर्चा अभी कर लेता हूँ। और क्योंकि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील बात यहीं तक सीमित रह जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो अब आने वाला है। अगर मैं कहूँगा कि ये हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं। क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। इसका मतलब समझिएगा, समझी हुई चीज़ें हमेशा साथ रहेंगी, इसलिए इन्हें समझने का ही प्रयास करें। संग्रहित होती हैं का मतलब, इसका मतलब हम अगर विटामिन ए के स्रोत का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आवश्यकता से ज़्यादा हम अपने भोजन में ही से जगह दे रहे हैं, तो विटामिन का स्टोर होगा ना, स्टोर होगा। यानी ज़्यादा ले रहे हो तो बाहर चले थोड़ा जाएंगे। जैसे आपने गाजर की मात्रा ज़्यादा कर दी अपने शरीर में, तो आपने विटामिन ए के स्तर को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो जो बढ़ा हुआ स्तर है, शरीर की जितनी ज़रूरत उतना ही तो लेगा। वो जो बढ़ा हुआ स्तर वो संग्रहित हो जाएगा। संग्रहित का मतलब इकट्ठा हो जाएगा, उसे आपके शरीर ने संग्रहित कर लिया। ठीक, अब जरा ध्यान देना। लेकिन विटामिन बी और सी जो लिखा है, जो जल में घुलनशील हैं, ये संग्रहित ही नहीं होते हैं, संग्रहित नहीं होते हैं। आप कितना भी खाइए ना, तो इनके संग्रहण नहीं होंगे, चाहे जितनी आवश्यकता से ज़्यादा ले लें आप, तो संग्रहित नहीं होंगे, ये संग्रहित होंगे। अच्छा बताना, अब मेरा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ये कि किस विटामिन की हमारे शरीर में अधिकता नहीं होगी? जैसे विटामिन ए की, डी की, ई की, बी की, सी की, इनमें से कौन सी विटामिन ऐसी है जिसकी अधिकता हमारे शरीर में नहीं होगी? और अगर आप मनोवेग से देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये उत्तर आप दे गए होंगे, क्योंकि अब यहाँ सीधी सीधी बात है, संग्रहित होगा, जो हमारे शरीर में स्टोर होगा ना, वही तो अधिक होगा। फिर जो स्टोर ही नहीं होगा, जो रुकेगा ही नहीं, तो वह अधिक कैसे हो सकता है? इसका मतलब हुआ इनकी अधिकता कभी नहीं होगी। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन दे रहा हूं आपको, अधिकता कभी नहीं होगी। और ये प्रश्न आप रट रहे होते हैं, आज से ये रटना बंद किया जाएगा। अधिकता नहीं होगी क्योंकि ये संग्रहित नहीं होते हैं। अधिकता होगी क्योंकि ये संग्रहित होते हैं, इनकी अधिकता हो जाएगी। अधिकता होती है, और अधिकता होने पर भी रोगी हो जाएंगे आप, फिर समस्या हो जाएगी। और आपने सोचा कि हम रात में भी देख नहीं पाते हैं, और रात में जब सफ़र में निकलते हैं तो रात में हम देख नहीं पाते हैं, और ऐसा सोच करके आपने विटामिन ए की गोलियां यानी टैबलेट लेना शुरू कर दिया। और जब ऐसा आप करने लगे तो आपको लगा कि मैं रात में भी देखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी अधिकता होगी, फिर आपको दूसरे रोग हो जाएंगे। फिर तो अधिकता नहीं होना चाहिए। अधिकता होने पर समस्या हो जाएगी, आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। अब लो, लीवर बोला हमने, लीवर क्यों बोला? क्योंकि इसका संबंध लीवर से है। लीवर, लीवर यानी यकृत। अब देखना, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संग्रहण यकृत में नहीं होता है? तो जिसका संग्रहण शरीर में नहीं होता उसी का यकृत में नहीं होता है ना। प्रश्न पूछने के प्रारूप बदले हैं, लेकिन हम नहीं बदले हैं, हमारे जवाब नहीं बदले हैं। हमने कहा कि कौन से विटामिन का संग्रहण लीवर में नहीं होता। लीवर हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में जब बी और सी का संग्रहण नहीं होता तो मैं जवाब इन्हीं के साथ दूंगा और कह दूंगा लीवर में बी और सी संग्रहित नहीं होते हैं। संग्रहित कौन होते हैं लीवर में? ए, डी, ई और के, इसीलिए अधिक होते हैं। अधिक होंगे, क्षतिग्रस्त किसको करेंगे? लीवर को करेंगे। लीवर प्रभावित होगा, फिर आपके खान पान प्रभावित होंगे, फिर तो आपको समस्या हो जाएगी, फिर तमाम बीमारियां हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए अधिक नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखें। तो हमने कहा कि संग्रहित कहाँ होते हैं? तो लीवर में। पता नहीं क्यों रट रहे होते हैं हम लोग, और तमाम नहीं किताबों में ऐसा लिखा गया है कि विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है? ए। फिर 2 पन्ना पलटने के बाद फिर आता है विटामिन बी का संग्रहण कहाँ होता है? तो फिर यकृत। विटामिन सी का संग्रहण, विटामिन डी का संग्रहण कहाँ होता है? फिर यकृत।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीधी सीधी बात है ना, वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में ही तो संग्रहित होंगे, करना क्या है? हो गया। अब जरा ध्यान दो, अच्छा बताना जरा, मांस भी खाते हैं हम लोग, मांस खाते ही खाते हैं, और तमाम लोगों को देखा होगा आपने कलेजा खा जाते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं? वो कहते हैं हमें पसंद है कलेजी, बड़ा अच्छा काम करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अब उनके शरीर में विटामिन की कमी तो नहीं होने वाली, किनकी? ना ए की, ना डी की, ना ई की, ना के की, ये 4 पूरे हो जाएंगे। और अगर आप लीवर खा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी कौन सी? विटामिन ए। इसीलिए मैं हर पहलू को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए कह दिया जाए यकृत का विटामिन कहा जाता है और यही 4 विकल्प आपके सामने आ जाएं, तो वरीयता किसे मिलेगी? ए को मिलेगी। सबसे शुद्ध उत्तर क्या होगा? ए। वैसे लीवर खाओगे ना, फिर तो लीवर खाओगे तो ई भी मिलेगा, के भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा? ए मिलेगा। इसीलिए तो ये डॉक्टरी सलाह है, परामर्श है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुतायत मात्रा में ना खाएं। वैसा ना कर लें कि हम शाम भी वही खाएंगे, सुबह भी लीवर खाएंगे, है ना। कुछ लोग इस चक्कर में भी होंगे कि किडनी खा लें, किडनी ही खा लें। किडनी भी खाओगे तो ही मिलेगा कौन? विटामिन ए। तो मज़ेदार बात है, जुड़े हैं हमारे एक अच्छी क्लास के साथ, और मैं आपको वो तमाम प्रश्न बताने वाला हूँ कि जो सचमुच एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान दें, हमने कहा कि इनका संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसका मतलब साफ है, अगर अधिकता होगी नहीं भैया, अगर ये अधिक हो गए तो लीवर डैमेज हो जाएगा। लीवर क्या हो जाएगा? डैमेज होगा, यानी लीवर में दिक्कतें आएंगी, और इनकी अधिकता ही नहीं होती है। और यहाँ से क्या प्रश्न मैं बना सकता हूँ, जरा ध्यान देना। यहाँ से प्रश्न ये बन जाएगा कि विटामिन बी और सी तो कभी अधिक नहीं होंगे आपके शरीर में, ये पक्की बात है। और सबसे जल्दी अगर कोई नष्ट होता है ना, सबसे तेज नष्ट होने वाली विटामिन, सबसे तेज नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी है? फिर वो सी है। सबसे तेज नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी है? सी। मज़ेदार बात बताएं, आप जब किसी शादी समारोह, किसी फंक्शन में, किसी ऐसी जगह पर अपने आप को पेश करते हैं, यानी वहाँ शिरकत करते हैं, आप जब ऐसे समारोह में आप जाते हैं तो आप जानते हैं 4 घंटे 5 घंटे पुराने कटे हुए सलाद का सेवन करते हैं। 4-5 घंटे पुराने कटे हुए सलाद का सेवन करते हैं, क्योंकि सलाद की वो जो कटाई है, वो कटाई वाला जो रस्म है वो 5 बजे ही निभा लिया जाता है, और वो रस्म निभाने के बाद फिर उस सलाद को बड़े प्यार से सजाया जाता है। और जितने प्यार से सजा रहे हैं ना, सच बताऊं, सारे सलाद से विटामिन सी गायब है, क्योंकि विटामिन सी बहुतायत मात्रा में बहुत समय तक नहीं रहेगी। बड़े अच्छे प्रश्न हैं यहाँ से, बहरहाल मैं सी पे पहुँचूंगा, फिर चर्चा करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझें। और अभी सुने रहेंगे, फिर सुनना रहेगा, तो कई बार सुनने से हमें ये बात कंठस्थ हो जाएगी। सबसे तेज नष्ट होने वाली विटामिन सी है। हमने कहा कि शादी समारोह, फंक्शन, किसी भी क्रियाकलाप में अगर आप अब शिरकत कर रहे हैं तो वहाँ 5 घंटे पुराना आप जो सलाद सेवन कर रहे हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं है, वो गायब है, क्योंकि वो नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो फलों को काट करके नहीं रखना चाहिए, क्यों? ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में, फलों को काट कर नहीं रखना चाहिए, क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि फलों की महत्वपूर्ण विटामिन नष्ट हो गई। कौन सी? सी। इसलिए फल काट कर ना लीजिए, फल जब भी काटिए तुरंत उसका सेवन करिए, जिससे विटामिन सी की मात्रा आपके शरीर में जा सके। क्लियर है बात? तो सबसे तेज नष्ट हो जाएगी विटामिन सी, और हमारे शरीर में स्टोर नहीं होगी तो विटामिन बी और सी। मूत्र के मार्ग से निकल जाएगी कौन? मूत्र के मार्ग से निकल जाती है कौन? सी। तो ये नष्ट नहीं होते, सॉरी स्टोर नहीं होते, और स्टोर नहीं होते हैं तो मार्ग अपना ढूंढ लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो रास्ता इनका अलग है, ये हमसे मुखातिब बहुत समय तक नहीं रहने वाले हैं। तो क्लियर है बात? तो मैं मान के चलूँ कि आपको वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन का महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको समझा पाया हूँ। और ये संग्रहण वाला मसला जिससे एग्जामिनर ने बहुत बार आपको फंसा दिया है एग्जामों में, अब नहीं फंसा पाएगा आपको कभी भी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कि मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब महत्वपूर्ण बात मैं करूँगा क्रम से एक एक विटामिन की, और उसमें सबसे पहली विटामिन है वो है ए। बात करने वाले हम लोग विटामिन ए की। और मैंने आपसे कहा ना भूलने नहीं दूंगा, अगर आप ये भूल रहे हैं तो अब नहीं भूलने दूंगा आपको, ये विश्वास करें, आप अब ये नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि
हम वही करने वाले हैं जो आप चाहते हैं। ए का मतलब आँख, ए का मतलब आँख, यानी आँख का, यानी ए का संबंध किससे? आँख से। आँख में होती क्या है? रेटिना। आँख में है क्या? रेटिना, इसीलिए इसे कहा जाता है रेटिनाल। क्लियर है बात ना? कहाँ ले गए हम आपको? यहाँ ले आए। ए से आँख, आँख में रेटिना, और रेटिना से क्या बन गया? रेटिनाल। इसका मतलब क्लियर होगी बात ये कि रेटिनाल किसका वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन ए का। बहुत ही जरूरी है इस वैज्ञानिक नाम को जानना, क्योंकि रेटिनाल लिख करके आएगा और आप विटामिन ए खोज रहे होंगे, इसलिए आप इस बात को ध्यान देंगे कि विटामिन ए का ये वैज्ञानिक नाम है। कैसा नाम है? वैज्ञानिक नाम है। या सीधा बात किया जाए कि रेटिनाल किसका नाम है, तो विटामिन ए का नाम है रेटिनाल। और मैंने इस चीज़ को आपको याद कराने का एक बेहतर फार्मूला दिया, ए का संबंध आँख से, आँख में रेटिना, रेटिना से रेटिनाल। और अब हम रेटिना को ही खोलने वाले हैं और यहाँ से ही प्रश्न आपको देने वाले हैं। ध्यान देना, रेटिना को खोलने का दायित्व हमारा मतलब ये था, यहाँ पर एक होता है रोड सेल, रोड सेल, और एक होती है कोन सेल्स, कोन सेल। रोड सेल और कोन सेल, ये दो महत्वपूर्ण सेल हैं जिनका अपना अलग अलग कार्य निर्वहन है, अलग अलग दायित्व है इनका। रोड लाइट तो जानते हैं ना आप, रोड लाइट याद करो ऐसे, लाइट का मतलब प्रकाश, तो रोड का संबंध प्रकाश से। यानी अगर हम प्रकाश को समझ पाते हैं, अगर हम प्रकाश को जान पाते हैं, प्रकाश को पहचान पाते हैं, प्रकाश के माध्यम से कुछ कर पाते हैं, तो कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो रोड सेल कहाँ मिलेगी? रेटिना में। रेटिना में ही तो प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है ना? तो जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रकाश का दायित्व निर्वहन करता है, वो रोड सेल है। प्रकाश का संबंध किससे? रोड सेल से है। ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाओगे आप। और सी फॉर कलर, कलर यानी रंग, रंग का संबंध किससे है? कोन सेल से है ना? बेहतर बात, रंग का संबंध किससे है? तो कोन सेल से है। ये क्लियर हो गए अब अब जरा ध्यान दें, मैं आंखों के दो रोग आपको बताने वाला हूं। एक रोग तो रतौंधी, और एक रोग बताने वाला हूं वर्णांधता। इसको क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। इसी को क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं ना, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अब जरा समझें कि जो दो रोग इन दोनों सेल के सामने मैंने लिख रखा है, वो लिखने का कारण क्या था? वर्णांधता में कौन सी सेल प्रभावित होगी? कोन सेल। रतौंधी में कौन सी सेल प्रभावित होगी? रोड सेल, क्योंकि उसे प्रकाश का ही लेना देना है ना? अब जरा ध्यान दें, मैंने कहा अभी तो शुरुआत की कि विटामिन ए, आँख, रेटिना, है ना, ये सारी बातें। विटामिन ए की खोज अगर पूछ ली जाए, इसकी खोज किसने की, तो जवाब दीजिएगा इसकी खोज करने वाले थे मैकुलम साहब। मैकुलम ने इसकी खोज की, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर है बात? तो हम लोग जहाँ अभी रेटिना को खोल करके ये सारी बातें जान रहे हैं, अब जरा ध्यान दें, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, ज़्यादातर कमी ही होगी, क्योंकि अधिकता हम इतनी आसानी से होने नहीं देते, क्योंकि हम अपने खान पान पर इतना कहाँ ध्यान देते हैं कि वही चीज़ अधिक हो जाए। कम भले ही बनी रहेगी, अधिक होने के तो चांस दूर दूर तक हम उन्हें मौका ही नहीं देते कि अधिक रहें आप। क्लियर है बात ना? अब जरा ध्यान दें, अगर विटामिन ए की कमी हुई तो आपके आँख ही तो प्रभावित होगी, और आँख में क्या प्रभावित होगी? रेटिना प्रभावित होगी। और रेटिना में कौन सी सेल प्रभावित होगी? रोड सेल प्रभावित होगी। और रोड सेल जब प्रभावित होगी तो कौन सा रोग होगा? रतौंधी। आ रही बात समझ में ना? इसलिए मैंने कहा जब आप ग्राफिकल देखेंगे तो फिर कैसे भूलेंगे भाई? क्यों भूलेंगे? क्यों भूल जाएंगे? इसे नहीं भूल सकते ना। फिर अब हमने कह दिया कि ए की कमी हुई तो आँख प्रभावित। आँख में क्या प्रभावित? रेटिना। रेटिना में क्या प्रभावित? रोड सेल। और रोड सेल से क्या रोग दिख रहा है? रतौंधी, क्योंकि यहाँ प्रकाश की बात है। अब जरा बताना, क्वेश्चन हमारा आपसे है कि रतौंधी रोग है या रतौंधी रोग में होता है। नंबर 1, मरीज पेशेंट को रात में नहीं दिखाई देता है। नंबर 2, पेशेंट को रात में कम दिखाई देता है। नंबर 3, पेशेंट को बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 4, पेशेंट को कम प्रकाश में नहीं दिखाई देता है। क्या बताएंगे आप? तो मुझे लगता है मेरे होनहार स्टूडेंट्स
में से 50% तो यही कह रहे होंगे कि रात में नहीं दिखाई देता है। हो सकता है कुछ लोग ठहर गए हों क्योंकि अब हमारे सामने ये प्रश्न आया हुआ है। तो सच बताऊं, ये नाइट ब्लाइंडनेस आपके आँखों का ही धोखा है। ऐसा नहीं कि रात में नहीं दिखाई देगा, दिन में भी अच्छा खासा प्रकाश नहीं होगा ना, तो रतौंधी वाले व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इसका सटीक उत्तर जानते हैं क्या है? इसका सटीक उत्तर है कि कम प्रकाश में ना दिखाई देना, कम प्रकाश में ना दिखाई देना। रात में तो वैसे भी कोई नहीं देख पाता है कि नहीं? रात में तो वैसे भी कोई नहीं देख पाता है। अगर रात काली है तो पक्की बात है कि हम लोग रात में बहुत ही कम देख पाएंगे, और रतौंधी है अगर तो आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। रतौंधी है तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कम प्रकाश में ना दिखाई देना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब से ये प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरीके से आप देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एग्जामिनर कुछ इसी तरीके से तैयार है पहले से ही। वो जान रहा है कि आप रट के आने रात में नहीं दिखाई देगा, उसे पता है, इसलिए वो कुछ अलग करेंगे। अब जरा ध्यान दें तो रतौंधी का संबंध किससे है? विटामिन ए से। रतौंधी का संबंध किससे? रोड सेल से। रतौंधी का संबंध किससे? रेटिना से। कुछ भी पूछे, सारे ग्राफ आपके सामने है, एक दूसरे का संबंध आपके सामने है ना। अब जरा बताना, जो बाणांधता है इसमें क्या विटामिन ए जिम्मेदार है? ये बात है। बाणांधता रोग भी तो आँख से ही संबंधित है, वो भी रेटिना से संबंधित है। कौन सेल प्रभावित है? क्या इसमें भी जिम्मेदारी विटामिन ए की है? एग्जामिनर यही बात करेगा आपसे, और अगर ऐसा करेगा तो आप पूरी तरीके से खारिज कर दीजिएगा और कहिएगा विटामिन ए की कमी से बाणांधता नहीं होता है। यानी विटामिन ए का कोई भी योगदान बाणांधता में नहीं है। बाणांधता एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा और जो हमें मानव रोग में पढ़ने को मिलेगा। हाई बात समझ में? अभी पोषक पदार्थ हैं, इसके ठीक बाद जब आप आगे बढ़ जाओगे तो मैं वहाँ रोगों की चर्चा करूँगा, वहाँ ये बातें आएंगी। तो ये क्लियर है बात? क्लियर है ना? तो रतौंधी की बात होगी, बाणांधता की बात होगी। बाणांधता में विटामिन ए की कोई जिम्मेवारी नहीं है। महत्वपूर्ण बात करें, अगर ये कमी है तो केवल क्या यही रोग होगा? नहीं, और भी हो सकते हैं। एक होता है जीरोपैथेलमिया रोग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जीरोपैथेलमिया, ये हो जाएगा जीरोपैथेलमिया। अगर ये रोग हो गया फिर क्या होगा भाई? ये भी तो खतरनाक है, जीरोपैथेलमिया। इसमें क्या है? जीरो का मतलब होता है ना, जीरो का मतलब हुआ शुष्क यानी ड्राई, इसका मतलब ड्राई। और जो पैथेल लिखा है संबंध, इसका मतलब होता है आई, और जो मियाँ लिखा है मैंने ना, इसका मतलब है ब्लड डिसऑर्डर। ये ऐसा इसलिए लिख दिया जिससे आप आगामी कभी भी परीक्षा में बैठे हों और मियाँ शब्द आ जाए तो आप जानिएगा ये हमारे खून से रिलेटिव है, ये हमारे रक्त से रिलेटिव प्रश्न है। ठीक है, तो ड्राई ब्लड डिसऑर्डर, इसका मतलब आपकी आंखें शुष्क हो जाएंगी। आंखें कैसी हो जाएंगी? शुष्क हो जाएंगी। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ब्लड का सर्कुलेशन आँख में अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, यह भी विटामिन ए की जिम्मेदारी है। तो दो रोग आ गए। एक दूसरी बात और मैं कर देता हूँ आपके सामने, त्वचा का रूखापन, त्वचा का रूखापन हो जाएगा आपका, आपकी त्वचा रूख जाएगी, आपकी त्वचा आपसे रूठ जाएगी, यानी रूखापन रहेगा। कुछ भी लगाइएगा, कोई क्रीम अपनाइएगा, कुछ भी कर डालिएगा, वो रूखापन नहीं जाएगा, है ना, वो शुष्कता रह जाएगी। अतः आप विटामिन ए को मेंटेन करें, अगर ऐसा है तो विटामिन ए को मेंटेन करें। और विटामिन ए कैसे मेंटेन होगा वो भी मैं बता दूं। विटामिन ए आपको कहाँ मिलेगा? लीजिए आप खाइए गाजर, गाजर में मिलता क्या है? बीटा कैरोटीन। याद रखिएगा, इस बात को बहुत बार पूछा गया, बीटा कैरोटीन कहाँ मिलेगा? तो बीटा कैरोटीन मिल जाएगा फलों में, और बीटा कैरोटीन की अधिकता जहाँ भी है वहाँ, बीटा कैरोटीन अधिकता क्या, बीटा कैरोटीन है जहाँ, बीटा कैरोटीन है जहाँ विटामिन है वहाँ वहाँ। कौन सी? ए। बीटा कैरोटीन जहाँ जहाँ विटामिन ए वहाँ वहाँ, इस बात को ध्यान रखें। तो गाजर में बीटा कैरोटीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में। तो जितनी गाजर लेंगे उतना विटामिन ए की मात्रा को आप बढ़ाएंगे अपने शरीर में, और जैसे तमाम प्रकार के रोगों से हमेशा के लिए अपने शरीर को निजात दे देंगे, है ना। अब जरा ध्यान दें, तो हमने बीटा कैरोटीन खिला दिया आपको, गाजर खिला दिया। अब बात कर लेते हैं गाजर के बाद, लीजिए ये खा लीजिए, लीवर खा लीजिए।
लीवर किसका खा लीजिए, मछली का लीवर खा लीजिए। लीवर खा लीजिए किसका, बकरे का। लीवर खा लीजिए किसका, मुर्गे का, है ना। वो जो भी जानवर आप खा रहे हैं उसका लीवर खा लीजिए, उसका कलेजा खा लीजिए। वो कलेजा खा लेंगे ना, फिर जब लीवर खा लेंगे तो ले जाएंगे क्या, ए। तो आपको उत्तर क्या मिल रहा है देखना, गाजर में विटामिन ए, लीवर में विटामिन ए। गोल्डन राइस खाइए, गोल्डन राइस यानी सुनहला अनाज है ये, और अगर इसको खाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। पपीता लीजिए आप, पपीता में कौन सी विटामिन ए मिलेगी। जितने जितने कैसे फल हैं, नारंगी पीले रंग के फल हैं ना, सब में विटामिन ए की प्रचुरता है। इसीलिए नारंगी पहचान किसकी है, नारंगी पहचान किसकी है, विटामिन ए की। देखो कितने प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ना, एग्जामिनर क्या कर सकता है, हद से ज़्यादा जा सकता है। वो कह देगा नारंगी पहचान किसकी है, ए बी सी डी। तो नारंगी पहचान किसकी है, ए की है। पीली पहचान किसकी है, तो ए की है। इस बात को ध्यान रखें, ये पीले फलों में मिल जाएगा, लीवर में मिल जाएगा, गोल्डन राइस में मिल जाएगा, पपीते में इसकी प्रचुरता मिल जाएगी। दूध लीजिएगा मिल जाएगा, अंडा लीजिएगा मिल जाएगा। लीजिए दूध में विटामिन ए, अंडे में विटामिन ए। मैं शाकाहारी व्यक्तियों को निराश नहीं करना चाह रहा हूँ, जो शाकाहारी हैं। ऐसा नहीं कि मैं केवल मांसाहारी के लिए ही व्यवस्था लेकर हाजिर हूँ, आपके लिए भी है। जो दूध का सेवन करिए आप, दूध में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। और अगर आप छुप करके अंडा खा सकते हैं तो खा लीजिए, आप शाकाहारी बने रहेंगे। घर पे मत बताइए, और बाहर जा करके जैसे ही मार्केट जाइए अंडा लीजिए और तुरंत रख लीजिए जेब में। धीरे धीरे जाइए, एक बार काटिए फिर रख लीजिए। ऐसा करके दो बार जाएंगे, 2 अंडे खा जाएंगे आप, और आपको विटामिन ए मिल जाएगा, और शाकाहारी के शाकाहारी बने रहेंगे आप। ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो गोल्डन राइस ए, लीवर में ए, पपीता में ए, दूध अंडा में भी क्या मिल जाएगा आपको, ए प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है बात। तो मैं मान के चलूँ कि आपको विटामिन ए का वो संशय हमने दूर करके दे दिया है। अब आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत चीज़ें बता सकते हैं विटामिन ए के बारे में, है कि नहीं। विटामिन ए कहाँ मिलता है, कैसे है, विटामिन ए का संबंध किससे है, रोग कैसा है, ये सारी बातें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो विटामिन ए को जहाँ अभी हम लोगों ने जाना है, और एक महत्वपूर्ण बात मैं इससे संबंधित और भी बता दूँ आपको कि राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल है। राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल विटामिन कौन सी है, ये आप ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन, और ये आप ये मान के चलें कि राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन जिसमें हम लोग तमाम प्रकार की वैक्सीन का सेवन करते हैं, जो हमें पिलाई जाती हैं, उसमें ये विटामिन ए की भी खुराक दी जाती है। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में कौन सी विटामिन शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल है। क्लियर है बात ना। अब जरा ध्यान दें, और अगर मैं ये बात कर लूँ कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो फिर वो भी बता सकते हैं आप 16 मार्च में, 16 मार्च को, क्योंकि 1995 में 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक पिलाई गई थी। इसलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीका दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो एक नारा छोटा सा दिया गया, 2 बूंद जिंदगी की, काफ़ी फेमस रहा, और वो आज तक भी चलता है, क्योंकि वो ओरल पोलियो वैक्सीन फिर मुफ्त से दी जाने लगी। उसके पहले IPV थी, है ना, तो वो सीधा इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। ऐसे बच्चों को बहुत खतरा था, ज़्यादा खतरे का मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। अब जरा ध्यान दें, मैं उस बात पर चर्चा करूंगा रोग वाले चैप्टर में, रोग वाली क्लासों में। तो राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन कब आया, राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में ए की बात की गई, या ए की खुराक दी जाती है राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में, ये शामिल किया गया। 16 मार्च को हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम 1995 को पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग कर चुके थे। इसी के उपलक्ष्य में आज भी हम लोग 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन दिवस मनाते हैं। अब बात करेंगे विटामिन डी की, इसी क्रम में आगे बढ़े हम लोग और विटामिन डी की बात करें। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे, क्योंकि वैज्ञानिक नाम पूछेगा, क्योंकि रेटिनॉल की बात हुई थी, तो विटामिन डी का संबंध किससे है, मैं बता दूं, विटामिन डी का संबंध आपके हड्डी से है। डी, हड्डी, याद रह जाएगा ना, कहाँ कठिन है। विटामिन डी ए, देखो कैसे समझना, विटामिन ए आँख, विटामिन डी हड्डी, है ना, विटामिन डी हड्डी, इसका मतलब विटामिन डी का संबंध हड्डी से है। और हड्डी में होता क्या, कैल्शियम।
हड्डी में होता क्या है, कैल्शियम, यानी हड्डी बनी होती किसकी, कैल्शियम की, इसीलिए इसका नाम रख दे रहे हैं हम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल याद रह जाएगा ना, कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी यानी हड्डी, हड्डी में क्या, कैल्शियम, कैल्शियम से बन गया कैल्सीफेरॉल। तो किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है, तो डी का, जिसका वैज्ञानिक नाम हो गया आपके सामने मैंने रख दिया है, तो कैल्सीफेरॉल हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, विटामिन डी का काम ये है, कैल्शियम का अवशोषण करता है, कैल्शियम का अवशोषण, यानी कैल्शियम को यही है जो कैल्शियम का अवशोषण करके आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और जब विटामिन डी की कमी हो जाएगी फिर तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, फिर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं रह जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, है ना, पल भर में जरा सी आहट लगने पर टूट जाएंगी आपके दिल की तरह। जैसे आपके दिल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फोर्स करने की, क्योंकि दिल काफ़ी गहराई में सुरक्षित होता है, लेकिन ज़रा सा कष्ट मिलने पर अचानक टूट जाता है। ऐसा कुछ हड्डी के साथ हो जाएगा फिर। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम जान ही चुके हैं आप, कैल्सीफेरॉल। और मैं बात करूंगा इसके दो महत्वपूर्ण रोगों की, और अगर ये बात हो जाएगी तो कमी मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो एक तो आपको होगा रिकेट्स, रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है। ये सारी बातें ध्यान रखें, एग्जामिनर ऐसा ही प्रश्न करता है। रिकेट्स कहाँ होता है, बच्चों में। और एक होता है, इसको मैं थोड़ा सा बता ही दूँ, हड्डियाँ लंबाई में नहीं बढ़ पाती, लंबाई में नहीं बढ़ पाती, यानी रिकेट्स रोग, जिसे आप सूखा रोग भी कहा जाता है, मैं इसको यहाँ लिख ही दे रहा हूँ। कैसा रोग कहते हैं इसे, सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग का मतलब वही हुआ कि हड्डियों का विकास नहीं हो पाएगा, हड्डियाँ पतली पतली रह जाएंगी और फिर आप ऐसे सूखे सूखे नजर आएंगे। तो सूखे सूखे नजर आओगे तो सूखा रोग कहे जाओगे, और इसमें करना ही करना क्या है, ये बात को ध्यान देना है ना। अब महत्वपूर्ण बात कर ले, एक रोग होगा ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। और ये जब हो जाएगा ना तो आप ऑस्ट्रिया से मलेशिया चले जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ ना, फिर इसमें होगा क्या, इसमें आपकी हड्डियां भंगुर हो जाएंगी। और ये वयस्कों में होगा, वो बच्चों में था, यानी ये हम लोगों में होगा। हड्डियां कैसी हो जाएंगी, भंगुर। भंगुर का मतलब बहुत कमज़ोर। वही बात हमने कहा, जरा सी ठेस लगने पर ये क्षण से टूट जाएंगे, है ना। जरा सी ठेस लगने पर ये क्षण से टूट जाएंगे। इसी को कहेंगे हड्डियां भंगुर हो गई हैं, अचानक कहीं गिर जाओगे और फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। तो विटामिन डी ये डरावना है भाई, इतना खतरनाक बीमारी लेकर के साथ में घूम रहा है, तो इसको भी बचाने की आवश्यकता ही है ना। कैसे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या सेवन करेंगे कि विटामिन डी मिल जाए। तो सच में इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, याद रखिएगा। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, इसे क्यों, क्योंकि ये सूर्य से हमें प्राप्त हो जाता है। किससे मिल जाएगा, सूर्य से। आप बताना, हम तमाम चीज़ों का सेवन करते हैं फिर हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण हो पाता है। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, ये बात आपको पहले से पता है। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। हम कोई चीज़ खाएंगे, पाचन प्रक्रिया में टाइम लगेगा, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलेगा, क्या इसमें भी टाइम लगेगा, नहीं ना। क्या याद कराना चाह रहा था, याद मैंने कहा भूलने नहीं दूंगा। और अगर कभी पूछ ले सबसे तेज बनने वाली विटामिन कौन सी है, सबसे तेज बनने वाली यही तो होगी, क्योंकि और में तो टाइम लगेगा। सबसे तेज बनने वाली विटामिन, तो सबसे तेज बनने वाली विटामिन डी है। और अभी हमने बात किया था सबसे तीव्र नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी थी, तीव्र नष्ट होने वाली, वो जो आपके सलाद से गायब हो गई, होने वाली कौन थी, सी। सबसे तेज नष्ट होता है सी, और सबसे तेज बनने वाली क्या है, विटामिन डी। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है आपको नहीं है। और हम पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिनों को क्रम से, पहला हमने पढ़ा है ए और दूसरा पढ़ रहे हैं ये। अब पूछा क्या जाता है कि किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन कहते हैं, तो हार्मोन विटामिन इसी को कहा जाता है। हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन का नियंत्रण करता है, तो हार्मोन विटामिन किसे कहा जाएगा, हार्मोन विटामिन भी डी को ही कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखें। विटामिन डी एक जगह और आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, मछली के तेल में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिलेगी। अभी हम लोगों ने दूध की बात की थी, दूध में हर वो विटामिन मिल ही जाती हैं, विटामिन सी को छोड़कर इसलिए
क्योंकि जब तक आप दूध का सेवन करेंगे, जैसे ही जरा सा दूध को उबालेंगे विटामिन सी नष्ट हो जाती है, इसलिए विटामिन सी नहीं मिल पाती है ना। तो पूछा नहीं जाता दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, अरे यार वो तो नष्ट हो जाती है ना, पाने को तो सब पाई जाती है, लेकिन जब तक हम उसका सेवन करते हैं ना तब तक दूध से विटामिन सी गायब हो चुकी होती है। इसलिए दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो जवाब हमारा सी होता है, स्पष्ट बता रहा हूँ ना। तो दूध में कौन सी विटामिन वो नहीं पाई जाएगी। मछली के तेल में कौन सी विटामिन पाई जाएगी, विटामिन डी। लेकिन मछली, केवल मछली की बात होगी तो विटामिन डी में बने रहिएगा, क्योंकि मछली में तो सब मिल जाएगा, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, डी मिलेगा, ये सब मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर बात हो मछली के यकृत में, मछली के जिगर में, मछली के लीवर में, तो बात अभी किया जा चुका है, विटामिन ए मिलेगा। मछली के तेल में विटामिन आपको डी मिलेगा। क्लियर है ना। और अगर ये सोच करके कि अरे भाई मैं अब इस ऑस्टियोमलेशिया से परेशान नहीं होने वाला हूँ, मैं अपने बच्चों को रिकेट्स नहीं होने दूंगा, अगर इस बात की गारंटी लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि चलो मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, अब से तो मैं अपने बच्चों को धूप में बैठा दूंगी ज़्यादा से ज़्यादा समय, अरे भाई ऐसा नहीं करना है। अगर इनकी अधिकता होगी ना विटामिन डी, यानी अगर आप ये ज़्यादा लेने लगे और विटामिन डी की अधिकता होगी, डी की अधिकता होगी, फिर तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है, गुर्दे में पथरी, गुर्दे में क्या हो जाएगी, पथरी हो जाएगी। पूछा भी गया है गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, देख लो, जोड़ रहे हैं किससे, आ गया ना ये, कैल्शियम ऑक्जीलेट की। क्यों ऐसा हुआ भाई, ऑक्जीलेट की, क्या इसे बताने की अब आवश्यकता रही। विटामिन डी का संबंध हड्डी से, हड्डी बनी कैल्शियम से, कैल्शियम का अवशोषण करता है विटामिन डी। विटामिन डी की अधिकता कर जाओगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, जब अधिक हो जाएगा तो आपके गुर्दे में जाकर के स्टोर हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये गुर्दे में जाकर के स्टोर होगा, और पूछा भी जाता है कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जीलेट, क्योंकि देखना ना कैल्शियम से संबंध है, तो कहाँ भूलने वाली बात है। अब ये मत भूलिएगा कि डी की अधिकता, गुर्दे में पथरी होगी, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, सबसे तेज बनने वाली विटामिन कहते हैं, इसे हार्मोन की विटामिन कहते हैं। ये सारी बातें हो चुकी, और मैं मान के चलता हूँ, ये मान ही लूँ कि आपको विटामिन की ये क्लास, ये जो वीडियो आपके सामने अभी मैं प्रेषित करने वाला हूँ, वाकई में आपको अच्छी लगी होगी और आप ये सारी पहलुओं को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अगर ऐसा कर पाया हमने, अगर ऐसा हमने कर दिया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में, आपका दिन शुभ हो और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।